अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और एक सियासी जमात के अलावा बाकी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा चल रहा है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बड़ी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि जनाब इलेक्शंस की जो तारीख है वो पत्थर पे लकीर है। उसके बारे में आपने कोई बात करनी तो अपनी बेगमात से जाके करें, उसके शकूक व शुबात उस पर नहीं उठाने, हमें पूरा यकीन है। और बहुत ज़बरदस्त मामला ये हुआ कि काजी फाइज़ साहब की कोर्ट ने मतलब जो सुप्रीम उन्होंने डेट ले दी और इलेक्शन कमीशन से ले दी। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जिस पे शकूक व शुबात हो सकते हैं, सवाल उठाए जा सकते हैं, वो है इलेक्शंस की शफाफियत। अगर बड़ी पार्टीज़ ये शिकवा करती रहेंगी कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, एक पार्टी के साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है कि वो आम लोग कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ से खबर आती है, लेकिन हर बंदा कह रहा है कि जनाब एक पार्टी तो कंफर्म करके बैठी हुई है कि अगली हुकूमत हमारी है। इलेक्शंस हुए नहीं है अभी, लेकिन क्या इस तरह की आगे पार्लियामेंट बनेगी, इस तरह की आगे अगर इलेक्शंस होंगे तो उससे सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सलमान आबिद साहब हैं, वजाहत मसूद साहब हैं, किसके मोहताज नहीं, और तजिया कार है मेरे साथ फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। वजाहत साहब, वही सवाल जो मैं सामने रख रहा था, ये एक सियासी जमात वो खुद भी कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड, और उसके अलावा हर बंदे की ज़बान पे वो ये कि जनाब नून लीग की हुकूमत बननी है। इलेक्शंस हुए नहीं है अभी मामला, और तहरीक इंसाफ उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं है माशाल्लाह अभी तक। उसके अलावा पीपल्स पार्टी JUI फे वो गिले शिकवे कर रहे हैं। तो इस तरह के इलेक्शंस का आगे क्या मामला बनेगा सर? एक तो ये कि जब इंतखाबात का ऐलान होता है तो हर सियासी जमात जो मैदान में उतरती है वो ये दावा तो करते हैं कि भाई हम इंतखाब जीतेंगे। ये फ़ैसला तो लोगों ने कागज़ के एक टुकड़े से करना है, उसकी गिनती पे होना है। तो अगर कोई एक जमात एक तरह से उनका हक भी है, वो इंतखाब लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ये विशियस सर्कल जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। जिन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो वो बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहैसियत एक जमहूरी शहरी के मेरे लिए मेरे ज़मीर पे जो है वो ठीक नहीं बैठती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को बग़ैर मुकदमे के उठाया जाना, या एक मुकदमे में ज़मानत होना तो फिर एक दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेना, लोगों का जो है वो लापता होना, ये बहुत इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। इट्स अ क्राइम बाय द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चूँकि हमारा एक तारीख़ी तनाजुर है, हमारी जो इलेक्ट्रल हिस्ट्री है उसको सिर्फ चेक कर नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग राइट फ्राम 1970 डाउन टू 2022 और इस दफ़ा भी रुकती नज़र नहीं आ रही। मतलब जी वो अगर नहीं रुकती तो फिर मेरे भाई किंग लियर में वो जो कॉर्डेलिया से कहता है ना, लियर, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। अगर हम माजी की गलतियां दोहराएंगे तो नताइज भी वही बरामद होंगे जो माजी में होते रहे हैं। इतनी जगह दी जाए कि किसी सियासी जमात को ये एहसास ना हो और ये शिकवा ना हो कि हमें जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रल तायद थी, जो आवाम की तायद थी, उसे अपने इलेक्ट्रल नताइज में रिफ़्लेक्ट करने का मौका नहीं मिला। ज़ाती तौर पर मेरी राय है कि शायद तहरीक इंसाफ वो तो 2018 में भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके थे, तो लेकिन जो हिस्सा आवाम का उनकी तायद करता है उन्हें इस मुल्क की फ़ैसला साजी में उनका ड्यू हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी जो सफ़बंदी सर, इस पे आपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बात की और सुप्रीम कोर्ट उसको इंश्योर करने के लिए वहाँ पे कल एतजाज़ एहसन साहब ने उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी, वो रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी, मतलब वो फारिग कर दी उन्होंने। वो ये थी कि ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की, और बाकी तमाम मामला मतलब राइट टू असेंबल एनीवेयर, राइट टू एसोसिएशन, मतलब ये फ्रीडम, स्पेशली व्हेन द इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड। एक तो ये है, और दूसरी बात तो ये आपसे अर्ज़ किए दूँ कि एतजाज़ साहब को ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमने 2006 में कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है वो साइन किया था, रेटिफाई भी कर चुके हैं 2010 में।
तो ये उसी वक्त से जो है ना ये मामला चल रहा है। इसमें हमारे हमवतनों के मुख्तलिफ ग्रोह मुख्तलिफ औकात में इसका निशाना बनते रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बदतरीन जुर्म है जो कोई अपने शहरियों के साथ कर सकती है, और ये बदतरीन वायलेशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। हमने रियासत को अपनी आज़ादियाँ सल्ब करने का कानूनी अख्तियार सरेंडर किया है, आर्बिट्रेरी अख्तियार नहीं दिया हो। अब सलमान आबिद साहब, ये कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेफ गार्ड करना जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और लेट्स सी वो वहाँ से। और लेकिन मैं जो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बात कर रहा था वो भी इंश्योर करना, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इंश्योर करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? वैसे वो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन बात ये है, अगर हम इंतखाबात से पहले इंतखाबात के नताइज पेश कर दें और ये परसेप्शन बिल्ड कर दें कि किस जमात की हुकूमत बन रही है, और एक सिग्नल भी दे दें उन इलेक्टेबल्स को कि आपने किस जमात की तरफ जाना है और किस जमात पर शफकत का हाथ है। मिसाल के तौर पे 2018 के इंतखाबात में जब इमरान खान के ऊपर शफकत का हाथ था तो लोगों ने जौक दर जौक शौक के साथ उस पार्टी को ज्वाइन किया। अब आप देखिए किस जौक और शौक के साथ लोग PMLN का हिस्सा बन रहे हैं। नहीं, अभी तो और बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं। नहीं, वो भी है, लेकिन बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी जाए, कल गए हैं, कल काफ़ी लोग गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जमहूरियत की जो बुनियादी कुंजी है इंतखाबात, उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। और ये काम 1970 के इंतखाबात से लेकर 2018 के इंतखाबात तक किसी न किसी शक्ल में हमें नज़र आता है कि जिसको हम कहते हैं सियासी इंजीनियरिंग, किसको अभी हम कहते हैं कि कौन लाडला है, किसकी हुकूमत को लाना है, किसको दीवार से लगाना है। जब ये सारी बातें हमने इलेक्शन से पहले रीअरेंज कर देनी है और इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन की अरेंजमेंट तय करनी है, तो फिर ये सारा जमहूरियत का खेल, इंतखाबात का खेल, इसकी अहमियत कम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आपने जुडिशरी की बात की। जुडिशरी भी इसमें एक नज़रिया ज़रूरत के तहत रोल प्ले करती रही है और कर रही है। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसके रिकॉर्ड के अंदर 1970 से ज़रूरत के तहत रोल प्ले कर रही है। अभी भी देखिए, अभी भी बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी आपने कहा कि जी जबरी गुमशुदगियाँ जो हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया है, हाई कोर्ट ने, वो तो भी रजिस्ट्रार नहीं किया, हो सकता है चेंबर वो सुने। छोड़े सर, सुप्रीम कोर्ट हजारों सौ मोटो लेती है। बिल्कुल। आपकी जुडिशरी कह रही है कि आप हमसे जमानतें मांग रहे हैं, यार आप जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अपना मसला हल करा लें। ये आपके सामने ही बात है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की गुज़श्ता जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेट था उसमें हुआ था। उसमें भी हुआ, अभी भी हो रहा है ना। आज जो लोग वहां पे गुमशुदा हो रहे हैं, तो आपकी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया है, आपकी मौजूदा हाई कोर्ट्स ने क्या कर लिया उसके ऊपर, जो मौजूदा इस वक्त जुडिशरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो सवाल, अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ट्रैक रिकॉर्ड में एक भी इलेक्शन शफाफ नहीं है, एक भी इलेक्शन शफाफ नहीं। सब इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई आपको मनूवरिंग करते हुए नजर आएंगे, इंजीनियरिंग। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो बुनियादी बात हमें उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कैसे आज़ाद करवाया जाए, पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कैसे आज़ाद करवाया जाए। और देखिए, सिर्फ जमहूरियत ही नहीं, सिर्फ सियासत ही नहीं, आज मीडिया कहाँ खड़ा है, आज सिविल सोसाइटी कहाँ खड़ी है, आज हमारे यहाँ जो राइट्स के ऊपर बात करने वाले लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं। ये सारी चीज़ें, और इसमें खुद सियासी जमातों का अपना बड़ा किरदार है। सियासी जमातों ने अपने सियासी मफादात के लिए एक अपने सियासी मफादात के असूल के लिए एक तरफ किसी की सहूलतकारी की है, एक तरफ किसी की सहूलतकारी की है, और उसके नतीजे में विड्रॉल कर लिया। यानी अब आप देखिए ना, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारा, इसके पीछे बुनियादी सोच क्या है? हमें हमारी मर्जी की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। यानी सारी सियासी जमातों की नजरें कहाँ हैं? एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट से वो तवक्को लगा के बैठे हुए। देखिए, अच्छा, ये सारा कुछ वैसे हो जाता है, एक अलग बात होती, मतलब बाकायदा दावे के साथ और पूरा एक जोर के साथ। जब मरियम साहिबा ने कहा कि ये हो, ये भी जेल जाए, ये इसका ये हो, ठीक है, उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन वो बाकायदा क्लेम करके कि ये होगा और वो हो जाएगी, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। अभी पिछले दौर में इमरान खान साहब को कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब लाडले हैं एस्टैब्लिशमेंट के। आज कौन लाडला है? तो कहने का मतलब है कि इससे क्या, इस पूरे प्रोसेस से हमने हासिल क्या करना है सर? ये सवाल पता नहीं सर, पीछे आगे वैसे तो दायरों का सफर है, हम तो एक कदम आगे और 2 कदम पीछे ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, वो बात चूंकि वो रेलेवेंट है आपके इदारे के हवाले से भी, सर ये जो पॉलिटिकल स्पेस सीड की, और जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि ना सिर्फ पॉलिटिकल, मीडिया के हिसाब से सिविल सोसाइटी और हर चीज़, एस्टेब्लिशमेंट को जो स्पेस कंसीड की है, दे दी है उनको, ये आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट आएगी, ये वापस कितनी मिल पाएगी, या मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? क्या ख्याल है आपका?
बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमें इलेक्शन का बिल्कुल 100% कन्फर्म होगा। वैसे कोई चीज़ 100% तो नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा अपना क्रेडिबल मूव होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करे, क्योंकि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, जो कि सुना 3-4 हफ्ते में आने वाला है, मे बी अर्लियर, तो उससे फिर एक चीज है कि एक पूरी फजा मुल्क में जो है सियासी फजा वो बदल जाती है। और फिर हो सकता है कि जिस तरह अभी आप बात करें पीटीआई की, कि अभी हम सुनते हैं कराची में उनको अपना इजाजत नहीं मिली है जलसे की, या केपी में कभी होता है, कभी मिलती इजाजत, कभी नहीं मिलती, वगैरह वगैरह, तो हो सकता है उसमें भी एक चेंज हमें नजर आए। लेकिन वजाद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जनाब अगर हम पीटीआई की भी बात करें, जो उनमें लोग देखिए 9 मई से बिल्कुल पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप और डायनामिक्स चेंज हुआ है पाकिस्तान में। तो 9 मई के जो अफेक्टेड लोग हैं, जो फेस कर रहे हैं कोर्ट में ट्रायल्स, जिनके आगे मामला सीरियसली चल रहे हैं, जो अभी भी पीटीआई में तो मेरा और अरेस्टेड है, जेल में है, तो उन पे जो भी फैसले होते हैं, जारी बात है अगर ऐसे फैसले होते हैं, वो होना है ना, उन्होंने अभी हुए तो नहीं, प्रोसिक्यूट होना है। तो देखे ना, देखिए 9 मई की वजह से साहब, लेकिन 9 मई की वजह से सही, लेकिन वो जो मैं वही सवाल दोबारा वो चली गई है, मुझे आने एस्टैब्लिशमें के पास वापस आ सकती है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 9 मई की वजह से ये मामला हुए, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल अब बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है। जाहिर बात है, बिकॉज देयर द एग्रीड पार्टी कि जी वी आर द विक्टिम, ये चीज ऐसी पाकिस्तान में पहले हुई नहीं है, तभी हालात हमें उस तरह के नॉर्मल नजर नहीं आ रहे। एक तो ये बात, दूसरा ये याद रखें कि बिल्कुल ठीक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यही है, इससे क्रेडिबिलिटी बनती है, और मैंडेट एंड विल ऑफ द पीपल को रिस्पेक्ट करना, उसी से क्रेडिबिलिटी बनती है। लेकिन हम एक ये चीज ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी इनविटेशन दे दिया है, ये चली गई है, ये जाने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि इतना देखिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में, आप मेरे से एग्री करेंगे, मैं तो 1970 से सारे इलेक्शन देख रहा हूँ कि लोकल लेवल पे रिगिंग होगी। लोकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन में, फलां थाने में, फलां जगह पे, वहां पे करप्ट कोई पोलिंग अफसर भी होगा, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होंगे लोकल लेवल पे, वो भी दंगा फसाद हमेशा होता है, दंगा फसाद वहां पे भी होगी। हाँ, जिसको कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिगिंग, कि जनाब वो पूरा रिजल्ट चेंज हो जाना, ये मेरा नहीं ख्याल। आई होप एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ये मैंने आपको कहा कि जब इंटरनेशनल लोग भी मैं इलेक्शंस के हवाले से नहीं वैसे पूछ रहा हूं, मैं ओवरऑल पूछ रहा था, मतलब इंतजामी मामलात के हवाले से, बहुत सारे डिसीजंस लेने के हवाले से जो कि सियासतदानों को लेने चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट लेती रही है, और वो जाहिर है कि 9 मई का उसमें एक है रोल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं साथ मिल के चलता हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब भी मान के कि जी हाइब्रिड यही सिस्टम चलेगा, तो फिर हम फिर यही समझे कि यूं ही चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ 11 अप्रैल के बाद हुआ, ये फॉर थिंग्स टू कम बैक टू टोटली नॉर्मल, मेरा ख्याल है शायद इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, इन द सेंस कि हो सकता है कि जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए और रीजनेबली क्रेडिबल इलेक्शन हो, सब एक्सेप्ट करें, तमाम पार्टी तो उसमें हिस्सा लें, तो ठीक है, शोर तो हमेशा पड़ता है पाकिस्तान में, हर इलेक्शन के बाद शोर पड़ता है, जो भी आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप यू गो बैक टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसकी हमेशा आइडियली बात करें, क्रेडिबिलिटी हो, शफाफ इलेक्शन हो। वजाहत मसूद साहब, आपको लगता है कि उसके बाद ये जो इन्होंने खुद प्लेट में रख के अपनी इख्तियारात पेश कर दिए, ये वापस ले लेंगे उसके बाद? जो बातें मेरे अजीज़ दोस्त सलमान आबिद ने कही हैं वो सब दुरुस्त हैं। सिविल सोसाइटी में, मीडिया में स्पेस जो है वो सरेंडर की गई है, लेकिन एक नुक्ते का मैं इजाफा करना चाहूँगा, वो है मईशत। हमने इकानमी में बहुत बड़ी स्पेस सरेंडर की है, बहुत अच्छी, और इकानमी ही वो कहते हैं ना, सब दरिया समंदर में आके गिरते हैं। तो किसी भी मुल्क की सियासत का अगर कोई टेंजिबल महवर हो सकता है तो वो मईशत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सलमान भाई कह रहे थे ना कि जमहूरियत को आज़ाद करवाना है, आई थिंक इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक। हम मईशत की बात कर रहे हैं, अभी तो चले हमने सुप्रीम कोर्ट की, इस वक्त हायर कोर्ट्स का जो रोल है या लोअर कोर्ट्स का है वो आपके सामने ही है।
और वो दुनिया देखती है सारा कुछ, वो उस पर अदालती निज़ाम पे सवालात कोई उठा रहा है गलत सही, लेकिन वो नज़र भी आ रहे हैं, वो हो रहा है जो भी मामला हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मईशत पे हमारा सबसे बड़ा इशू मईशत है। पूरी दुनिया मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है भाई, वो देखते हैं कि आपका अदालती निज़ाम कैसा है, उनका बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हमने इस पे इतने डाउट्स क्रिएट करा दिए अपने अदालती निज़ाम पे, और दूसरी तरफ से हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जनाब बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे यहाँ पे। 61 ममालिक ने भारत में पिछले 5 बरस में इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, हमें उनके मुर्दे वहीं गड़ेंगे तो हमें उनसे ज़ाहिर को मुकाबला तो नहीं है हमारा। हमारी अपना मुल्क है, हमारे अपने अवाम है, हमें अपने लोगों की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी मईशत में कोई बैरूनी सरमायाकार जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, वो नहीं लेके आएगा जहाँ उसे ये मालूम हो कि उसका एक लीगल लेजिटिमेट पेपर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक क्वैगमायर से निकल नहीं पाएगा अनलेस के वो उसमें से कुछ हिस्सा किसी को ना दे। ये एक बात है। दूसरा, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का क्वेश्चन है। मैं बहुत एहतियात से अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे मुल्क का आइन कहता है कि हमें अपने मुल्क का वफादार होना है, हम हैं, लेकिन हम इस बात को कैसे फरामोश कर दें कि हम इस मुल्क के लोगों से पूछे बगैर कुछ ऐसे बुनियादी फ़ैसले किए गए हैं जिससे इस मुल्क के मुस्तकबिल पे गहरे धब्बे और निशान नमूदार हुए हैं। हमारी मईशत पैदावारी हो सकेगी तभी जब इसमें सरमायाकारी होगी, हमारे अपने अंदर वो वेर विदाल नहीं है। दूसरा, हम अपने जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो नहीं, अगर वो जो SIFC है जी, दोबारा फरमाइए। SIFC, मैं उस पर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। उसका जो विजन क्या है, वो यही है ना कि मतलब बाकी सारा कुछ ये बाईपास हो जाएगा, वी आर हेयर टू टेक केयर ऑफ। बाईपास करना ही नुकसानदेह होता है। देखिए, तारीख ले लें, गारंटी कि माँ भाई हम बैठे हैं, तारीख ले लें या हम अपने मुल्क का जो है वो मामलात ले लें, जहाँ आप मेन स्ट्रीम से डिविएट करेंगे, स्वर्व बाय करेंगे, एबरेशन होगी, उसके नताज वही बरामद होंगे जो सोवियत यूनियन में हुए और जो बहुत सी दूसरी जगहों पे हुए। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, सियासत हो या मईशत हो, हमें मेन स्ट्रीम ह्यूमन फ्लक्स जो है उसके साथ चलना है। ये जो हम सोचते हैं ना कि शॉर्टकट, एवरी शॉर्टकट जो है वो बंद गली पे ख़त्म होता है, ये नहीं हो सकता। आई एम एब्सोल्युटली अनकम्फर्टेबल विद दिस नेशनल काउंसिल फॉर फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना सिर्फ उसकी कंपोजिशन पे बल्कि उसके मैंडेट पे भी। ये मैंडेट जो है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए कि वो एक इकनॉमिक प्रोग्राम दे, अगर अवाम उसकी तायद करते हैं, क्योंकि सियासी जमातों की मुफाहमत दस्तूर पे होती है। इलेक्शन तो मईशत पे लड़ा जाता है, मुआशी प्रोग्राम पे लड़ा जाता है। अवाम का म्यार ज़िंदगी कौन सी जमात समझती है? वो जो प्रोग्राम जो भी है ना, उसमें एक चीज़ मुझे वैसे याद आ गई, अनवारुल्लाह काकड़ साहब से वो इंटरव्यू में पूछा गया कि DGISI को एक्सटेंशन दी गई है, तो उन्होंने कहा कि वो जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके तसलसल के लिए ज़रूरी है कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन। वो मैंने ब्रिगेडियर साहब से पूछना है वैसे, वो मतलब क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं वैसे? तो देखें, वो एक जो क्या कहना चाहिए, नॉर्मली जैसे रूटीन में मामला चल रहा होता है तो अगला आके टेक ओवर करके रिले ही होता है ना सर, तो उसके बाद वो चलता रहता है। अभी कोई ख़ास इस तरह के क्या मामला हैं जिनका तसलसल बहुत ज़रूरी है? ब्रेक के बाद बात जी ज़रूर। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कंफर्म किया है कि DGISI की जो मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी हुई है, और उनका ये कहना है कि देयर आर सर्टन पॉलिसीज़ उनको कंटिन्यू करने के लिए, उनके तसलसल के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग और देखने वालों के लिए भी, कि ये क्या होता है तसलसल, किस चीज़ की बात हो रही है, और क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब उन्हीं के थ्रू इसको कंटिन्यूएशन हो सकती थी और किसी से नहीं हो सकती थी? देखिए जी, एक्सटेंशन तो है, इज नॉट अ रूटीन नॉर्म की चीज नहीं है, लेकिन जब हालात एक्सेप्शनल हो, और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड जब ये खबर मैंने सुनी
उसकी वजह ये कि जब एबनॉर्मल हालात हों तो तब फैसले भी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और अगर उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई तो आप देख लें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है। आप TTP का देख लें, KP में, बलूचिस्तान में, ठीक, तो वो दहशतगर्द जो है वो फिर दंदनाते फिर रहे हैं और टेररिज्म इज ऑन द राइज। तो लिहाजा ऐसे स्टेज के ऊपर, क्रिटिकल मोड के ऊपर मैं समझता हूँ अगर DGI को 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यही आपके पास क्रिटिकल पीरियड है अगले, क्योंकि इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद फिर अगली गवर्नमेंट ने सेटल डाउन होना है। तो ये वक्त चेंज का नहीं है, ये वक्त है कि आपकी कंसोलिडेशन कायम रहे, आपका जो आपके जो खास पॉलिसी एफर्ट एंटी टेररिज्म के हवाले से चल रही हैं वो आगे ब्रिगेडियर साहब, फिर उसमें हम जब उनसे ऊपर वाले ओहदे की बात करते हैं तो उस पे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई, उस पे फिर होती है ना, उस पे तनकीद भी होती है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं, ये जुमला पाकिस्तान में बड़ा बोला जाता है, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, बट एट टाइम्स यू डू बिकम इंडिस्पेंसिबल इन द सेंस हालात के तकाजा को आप देखते हुए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। हाँ, नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के हालात तो वाकई और टेररिज्म रिलेटेड मामला तो इस वक्त जी देखे ना, एक दिन में आपके 5-6 हमले हुए थे आते पिछले हफ्ते दहशतगर्दों के। सो कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है फ्रॉम दैट पॉइंट। इट्स अ वेरी बिग इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, एक बात बाजवा भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी हमारे भाई वजाहत साहब ने ये कहा कि इकोनॉमिक स्पेस जो है ये जो एस्टैब्लिशमेंट के पास आई SIFC, देखें बात वही आ जाती है कि जब, और फिर जमहूरियत की बात की गई, भाई जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो अपना काम करने में नाकाम हो जाए। आज की खबर आपने सुनी है, अब आप मुझे बताएं, ये रेंजर्स का काम है कि जनाब 14 से 18 इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स इन कराची, वो वीडियो मीडिया सुपर से दिखा रहा है उनकी तस्वीरें कि जनाब वो जाके डिसमेंटल कर रहे हैं। यार आप मुझे ये बताएं, ये रेंजर्स का काम है लेकिन वो करना पड़ा है। सही कह रहे हैं आप ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये नाअहल है पॉलिटिशियंस जो हैं। यस एब्सोल्युटली। आप मुझे ये बताएं कि यार पिछले 12 हफ्ते में हम बड़ा कहते हैं कि SIFC और जनाब ये एपेक्स कमेटियां, मुझे ये बताएं कि क्या PDM की गवर्नमेंट एंड इवन फॉर दैट मैटर PTI की गवर्नमेंट से पहले ये डॉलर की स्मगलिंग, कमोडिटीज की स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अरबों रुपए का लॉस हो रहा है, कुड दे हैव डन इट? नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? आपका पॉइंट ये है, यहाँ पे अगर हाइड्रेंट्स नहीं चला सकते, ये छोटे छोटे मामला नहीं कर सकते, तो मईशत कैसे चलाएंगे? फिर यही कह रहे हैं ना, कैसे चलाएंगे? और वो और फिर उसकी वजह से इसके लिए फिर मैं आप पे बात में आता हूँ। मैं जरा सलमान आबिद साहब, हालात तो वाकई ख़राब है अफगानिस्तान के। ब्रिगेडियर साहब को तो हैरत नहीं हुई कि 1 साल की एक्सटेंशन हो गई है, आपको हुई हैरत या आपको भी नहीं हैरत हुई? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 75 वर्षों से जो कुछ हो रहा है, अब उस पर हैरत करने की ज़रूरत क्या है? हम हर चीज़ को एक नज़रिया ज़रूरत और एक उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तौर पे देखते हैं। बात यह है कि अगर सियासतदान परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका हल क्या है? क्या उसका हल ये है कि हम मार्शल लगा दें? बताया तो है उन्होंने। मेरा मतलब है, सवाल में उठा रहा हूं ना कि मार्शल लगा दें। क्या उसका हल ये है कि हम जो है सियासतदानों से चीज़ें वापस ले लें, फिर उसके मुकाबले में गैर सियासी निज़ाम ले आएं? अगर वो हाइड्रेंट नहीं चला सकते तो रेंजर चलाएंगे। मेरा मतलब है कि फिर आप उस सियासी निज़ाम को चलने दें, बाकी दुनिया के तजर्बों को देख लें। एक बात, अब मिसाल के तौर पे मईशत की बात अभी उठाई गई। वैसे एक छोटी सी एक बीच में बात कर रहा हूँ, ये जिसकी SIFC की बात कर रहे हैं, जो जहाँ से वजाहत साहब ने बात की और ब्रिगेडियर साहब ने भी की, ये बनाई एक जमहूरी हुकूमत नहीं। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जमहूरी हुकूमतों ने खुद अपने हाथों से अपनी पोजीशन को विड्रॉ किया ना। मान रहे कि हम नालायक कह लें, जो कह रहे हैं, उन्होंने खुद विड्रॉ किया, क्योंकि सबको हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत पसंद है। सब कुछ चाहते हैं कि जनाब एक किसी तरह की हमें इस निज़ाम में चलना चाहिए। अब मुझे आप बताइए, अगर आप वाकई इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो क्या वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बगैर इंश्योर हो सकती है? एक सवाल। क्यों नहीं हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एम्फेसाइज करते? एक सवाल। दूसरा सवाल यह कि क्यों नहीं हम अपनी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करते हैं? यानी वो जो रिफॉर्म्स करनी है, वो बता तो नहीं ब्रिगेडियर साहब नालायक है। चले, इन्होंने नहीं, इन्होंने नहीं। आपको ऐसा लगता है? आपको नहीं लगता? मैं कह रहा हूं मिसाल के तौर पर ब्रिगेडियर साहब की बात मान लेते, नहीं की ना उन्होंने। हमारे यहाँ तो 3 अदवार भी बड़े बड़े लंबे गुजरे ना जी। उन अदवार के अंदर हमने कितनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हैं,
कितनी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की हैं, कितनी एफबीआर की रिफॉर्म्स की हैं, कितना अपना टैक्सेशन का नेट सिस्टम ठीक किया है, कितनी पुलिस रिफॉर्म्स की हैं, कितनी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म्स किया है, हमने कहाँ रिफॉर्म्स की हैं। यानी आप देखिए ना, हम सारी की सारी डिपेंडेंसी आईएमएफ के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं या बाहर से पैसा आए, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है उसके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। उसमें हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट्स हो, उसमें हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, सबका ट्रैक रिकॉर्ड एक जैसा है। तो सवाल ये है कि अगर आप इस चीज़ को आगे लेके नहीं चलेंगे तो सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करके अगर आप समझेंगे बाकी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे तो इकोनॉमिक्स से फोकस नहीं होगी, इकोनॉमिक्स और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब जिस किस्म के ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिस किस्म का ये इलेक्शन का सिनेरियो अभी हमें नजर आ रहा है जी। अगर इस इलेक्शन को मान लें कि इसी तरीके से होता है और एक जमात को आप उसके हाथ पैर बांध के इलेक्शन में उतारेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी का नतीजा ले लेंगे। सर एक बांध के ना उतारें, एक को गारंटी दे के उतारें तो वो भी तो जमहूरियत की ना। अब इसके बाद क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा, हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, जब हुकूमत बन जाएगी तो हुकूमत आएगी तो फिर उसके बाद एक महाजराई का नया खेल शुरू हो जाएगा, टकराव शुरू हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए ना, ये जो पाकिस्तान में एक नया तजर्बा किया जा रहा है, पहले आप सूबों के अंदर हुकूमतें बांटते हैं 4 मुख्तलिफ जमातों के अंदर, फिर उसके बाद आप वफाक में एक हुकूमत ऐसी बनाएं जिसमें लंगड़े लूले उनके हाथ पैर बांध के मफलूज करके 10-12 वोटों के ऊपर खड़ा करके एक हुकूमती सेटअप बना दें। नलायक हैं फिर क्या यही? ये नलायक सिर्फ उनकी नलायकी नहीं है, ये जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके तहत हुकूमतें बनाने का खेल चल रहा है सारा का सारा, उसको भी चैलेंज करने की जरूरत है ना। देखिए ना, मॉडल प्लेट में रख के पेश करें फिर तो बाकी तो बहुत कुछ होगा। देखिए ना, फिर आप ये सियासी जमातें जो हैं, जब आप उनको खुद लंदन से बुला के इंश्योर कर रहे हैं कि इख्तियार हम आपको दे रहे हैं, तो ये नलायकी जो है ये सिर्फ उन तक तो महदूद नहीं है ना। जी वैसे कोई ऐलान नहीं है, लेकिन ये पता नहीं और अब तो ऐलान हो रहा है। आप अगर मैं आपको 5-6 तज्जियाकारों के जो सिक्का बंद है सर वो बात सुन रहे हैं, उनको ऐलान कौन दे रहा है? नहीं सर, उनको ऐलान कौन दे रहा है? उनको ऐलान कौन दे रहा है? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, पता नहीं कौन दे रहा है। तो सर वो तो बाकायदा बड़े अपना दीदा दिलेरी से बता रहे हैं कि फैसला हो गया है। अब किसने फैसला किया ये? अब आप मुझे बताइए ना। मैं सर एक सेकंड, ये जो अभी फराह गोगी के हवाले से बातें आई हैं, जितने उनके जराइम के बारे में, यही कुछ जराइम की नोयत नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब के बारे में नहीं थी, हमजा शहबाज के बारे में नहीं थी, FIA की रिपोर्टें थी, नैब की रिपोर्टें थी। ये जो सारा का सारा उस वक्त का खेल था, अब वो सारे के सारे ड्राई क्लीन करके साफ हो गए ना। अब सारा का सारा खेल दूसरी तरफ आ गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो निज़ाम जिस तरह से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की मुहिम जोई और एडवेंचर के साथ खेलते हुए आप कोई मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे। कल किसी और के साथ सलूक हो रहा था, आज किसी और के साथ सलूक हो रहा है, कैरेक्टर बदल रहे हैं, कंटेंट एक अच्छा, ही है, हम वज़ार साहब सर्वेज वगैरह लोगों से जाके पूछते हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर पूछा, 6-7 शहरों के अंदर हमने जाके सर्वे किया, उनसे पूछते हैं कि यार अगला वज़ीर आज़म आप किसको देख रहे हैं? मज़े की बात यह है कि जवाब आता है आगे से नवाज शरीफ, वोट किसको देना है? इमरान खान, बिलावल, समवन एल्स। यार वोट आपने उधर देना है। कहता है आपने सवाल पूछा था ना वजीर आजम कौन है, आम आवाम ये बात कर रही है कि जनाब ये तो तय हो गया हुआ कि वजीर आजम नवाज शरीफ। खैर नहीं, वैसे वजाद साहब नलायक ही है ना। फिर ये जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, खुद ही सारा कुछ दे दिया है उनको, अब क्या गिले करने। और मैं बड़े एहतराम के साथ दोनों साथियों को और आपका भी अकबर साहब इख्तलाफ करता हूँ। नहीं, मैं तो एक सियासतदान का नाम लेता हूँ और डिग्री के साथ जो कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त के हालात का, उसमें सियासतदान तो है मोहम्मद अली जिन्ना, उसने तो लेके दिया है ये मुल्क। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि नालायकी और लायकी जजीरों में नहीं हुआ करती। फिर हम चाहेंगे कि जहाँ सियासतदानों का ऐसा कड़ा एहतसाब होता है और उनकी अहलियत का, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, ना किसी रहनुमा का, फिर ऑडिट कर लें, फिर ऑडिट कर लें कॉम्पिटेंस का, फिर ऑडिट कर लें परफॉर्मेंस का। जब ठीक कह रहे हैं हमारे भाई सलमान आबिद कि क्या 4 दफ़े में ये करके देखा है ना, ये तो तसलसल वाली बात है ना। ये देखिए, यही बातें तो हम 58 पे भी कर रहे थे, यही बातें हम जो है वो 71 में, ये मुल्क टूटा ही एक तोसी पे है। एक साहब तोसी चाहते थे अपने ओहदे की, सदर रहना चाहते थे और आर्मी चीफ रहना चाहते थे। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो जमहूरियत के ज़रिए बना है, और जिसे ये ख्याल है कि मौजूदा पॉलिटिकल लॉट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स। So do I. इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री टू डिसाइड कि कौन
उनके अमानत का, उनके नुमाइंदगी का हक रखता है या नहीं रखता। हम यहाँ बैठ के ये फैसला, हम भी ये कह रहे हैं उनको हक दे दें आम आदमी को। मैं भी यही कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपसे से तो इत्तेफाक कर रहा हूँ। हम भी ये कह रहे हैं। बगीडी साहब, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आवाम को जो सियासत है वो एक नामियाती अमल है। अगर स्क्रिप्ट के जरिए चलाया जाएगा तो स्क्रिप्ट तो मेरे भाई लिखा हुआ ड्रामा होता है, उसका अंजाम ट्रेजिक हो या कॉमिक हो वो तो पहले से तय होता है। वही सियासत ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इससे आगे बजाज साहब जो हम बात कर रहे थे अभी शुरू से वो बीच में बात चल रही है वो सिलेक्शन वाली कि एक पार्टी को यकीन है कि वो नेक्स्ट हर जमात को होता है, हर दफा होता है, ठीक है, हर दफा होता है। मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि आपने जरदारी साहब के बयान आते हैं, देखे वो क्या फरमा रहे हैं। जी जी, लाहौर से ये मुझे हैरत हुई है कि जरदारी साहब कह रहे हैं हम जहां बंदा ये बात कह रहा है कि लाहौर से नहीं होगा। क्यों भाई, लाहौर एलियन टेरिटरी हो गया है। लाहौर भी पार्टी का राइट है। लाइट नोट पे उन्होंने कहा ना कि लाहौर से नहीं होगा, तो बिलावल को समझाइए इस दफा प्राइम मिनिस्टर लंदन वाला है, क्योंकि लंदन में उनकी रिहाइश भी है। नहीं, यहाँ तक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जुमला उनका जो था वो लूज था। अच्छा, वैसे फर्ज करें तो देखें, वो तो वजाद साहब जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो तो पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, वो इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, वो कह रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने बनना है। लोग भी सड़कों के ऊपर ये बातें कहते हैं, वो सर अपनी जगह पे हो गया। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो फैल गई है समहाउ, एक इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि एक पैटर्न है कि ये होता है। और देखे ना, अगर एक जैसे वैसे वजह से फर्ज करें अगर ये बात दुरुस्त है, इसका फायदा होगा नवाज शरीफ साहब? नहीं, इसका फायदा नहीं होगा। अगर इंतखाब की शफाफियत, वज़ीर आज़म बनने नुकसान होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इंतखाब की शफाफियत पे उंगलियां उठी और अवाम इस मुल्क के अंधे नहीं है, वो देख रहे होते हैं, उन्होंने 88 भी देखा, 85 भी देखा, 12 कौमी इंतखाबात हम देख चुके हैं इस मुल्क में, तो अवाम तो देख लेते हैं। ऐसी सूरत में अगर किसी एक सियासी रहनुमा की नाम ही नहीं लेते, किसी एक का, जिसकी भी कामयाबी अगर मशकूक हुई तो वो नाकामी से दो चार होगा, भले वो नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब अपना जोड़ तोड़ कर ले, जो कि वो पब्लिक की सियासत वो करते नहीं हैं, वो तो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो भी नाकाम होगी और नवाज शरीफ साहब की सियासत भी नाकाम होगी अगर इंतखाबी अमल पे धब्बे हुए और आवाम को वो नज़र आ गए। पाकिस्तान के अवाम माफ़ कर सकते हैं, भूलते नहीं। एक छोटा सा कॉमेंट, ये जो अभी आपने पूछा नवाज शरीफ साहब के बारे में, कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी को कहा है कि इस परसेप्शन को किसी तरीके से तोड़ें। किस परसेप्शन? कि मैं किसी डील के तहत पाकिस्तान आया हूं। अच्छा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो मुझे लाडला बना के दिखाया जा रहा है और पूरे मीडिया में ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान आए हैं, इस बयानिया के इसके ऊपर एक अलग से बयानिया बनाए, यानी ये खौफ उनके ऊपर भी है। वो आके 4 दिन जेल चले जाते, क्या मसला था? 4 दिन जेल जाने के लिए तो आए नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख आपको किसने कहा कि वो जेल जाने के लिए आए थे? नहीं तो फिर ये परसेप्शन कैसे टूट सकती है? तो सब वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि परसेप्शन आप गली गली में चले जाएं, लोग ये कहेंगे कि नवाज शरीफ एक मायदे के तहत पाकिस्तान आए, इसमें किसी को डिबेट है? ब्रिगेडियर साहब, ये आज पीपल्स पार्टी ने भी, शर्जील मेमन साहब गालिबन कह रहे थे, कल खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे, वो उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने भी ये बात की है। मैं नहीं कह रहा, लोग सड़कों पर नहीं कह रहे, हम बात नहीं कर रहे, ये तो उनकी सबसे बड़ी जो राइवल है पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी जो है, वो कह रहे हैं कि जनाब डील है, वो कह रहे हैं कि ये कभी भी शफाफ तरीके से नहीं आए, ये आने लगे हैं पावर के अंदर, ये सब मामला। यानी 2008 के बारे में भी यही कहते हैं? क्या 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 खुर्शीद शाह साहब 2008 के बारे में भी यही कहते हैं? अच्छा, वैसे मुझे मौका दें, मुझे हर दफा होता है वैसे। ब्रिगेडियर साहब, जब 2018 में अगर आपको याद है, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे तो उनके कद में बहुत इजाफा हुआ था, अगर आपको याद है। वो सीधा एयरपोर्ट से जेल में गए थे और फिर उन्होंने वो तमाम चीजें बर्दाश्त की, ठीक है। वो बाद में फिर वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो वापस चले गए, तो लोगों का बड़ा उनके ज़हन में था, एक खास मकाम बन गया था कि देखें जी सीधा जेल में गए, उसका एक बड़ा अवाम की नजर में बड़ा उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था। ऑल्दो बेशक उस वक्त पीटीआई वाज द राइजिंग पार्टी, जो भी डायनामिक्स थे उस वक्त, लेकिन इस मर्तबा जो हमने देखा, जब मीनार पाकिस्तान के जलसे पहले कुछ जो इमेजेस आए, उसमें एक गलत परसेप्शन जो है फिर वो क्रिएट हो गया कि अगर इस मर्तबा भी वो सिंबॉलिकली जेल में चले जाते, और जाहिर बात है बाद में उनको बेल मिल जाती है 1 दिन बाद 2 दिन बाद, कोई ऐसी बात नहीं थी,
तो उसका ये जो मिसपरसेप्शन क्रिएट हो गया है, मिल जानी थी। वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया। सुने, मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वाकई PMLN का ये जो है इस वक्त ये मिसपरसेप्शन बन रहा है, और उनको इसको किसी तरह कोई सोशल मीडिया से कोई अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अपनी स्ट्रैटेजी के वाले से इसको ठीक करना होगा। एक मैं बात करना चाहता हूँ, सियासतदान जो है, मुझे आप ये बताएं कि फिर क्यों ना हम कहें कि मैं ये नहीं कहता हूँ 100% सब नालायक है और नहीं जी, नहीं, हमेशा हाइब्रिड निज़ाम होना चाहिए, लेकिन पिछले जब 16 महीने में मुल्क की फाइनेंशियल हालत क्या थी, और फिर भी हम बोल बोल के थक गए, पूरा मीडिया कहता था 85 मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। यार सोचने वाली बात है, ये चीज हमारे ख्वाब में नहीं। हम PTI को कंडेम करते थे कि तुम्हारे पास 42 मेंबर्स हो गए। सलमान आबिद साहब जो कह रहे हैं खत्म करते हैं सर सिस्टम, क्या फिर नालायक ही हैं? नहीं, देखिए मेरा मतलब ये है कि बार बार इलेक्शन होंगे। हमें तो ये बताया गया था आज से 20 साल पहले कि 4-5 इलेक्शन पाकिस्तान में हो गए, आप देखेंगे अवाम विल सिलेक्ट द गुड पीपल, द बेस्ट पीपल, और खुद ब खुद क्लीन अप होगा थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, लीगल वे, और वो पैरेलल में चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, अभी भी मुझे उम्मीद है कि अवाम इस मर्तबा उनमें इतना शऊर है कि दे विल गो इन फॉर द बेस्ट पीपल, जितना उनके बस में होगा वो करेंगे। एक बात मैं बता दूं, देखें आप कह रहे हैं कि जी वो PTI को प्रॉब्लम हो रहा है। भाई PTI के, कल मैं मुराद रास का सुबह सुन रहा था कि जी 90% ऑफ द PTI पीपल आर नाउ इन whatever be the dynamics reason are now in IPP, तो और बाकी एक वो PTI पार्लियामेंटेरियन भी है, not the voters, लीडर्स, और PTI के वो खटक साहब भी हैं पार्लियामेंटेरियन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट केसेस के अलावा जो बाकी लोग एलिजिबल होंगे, और अभी तक नजर आ रहा है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे एलिजिबल लोग जो है, तो फिर कौन कहता है कि पार्टिसिपेट? तो ब्रिगेडियर साहब बात की बात है। अच्छा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ में से लोग निकल के तकरीबन सारे उसके अंदर गए। एक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस आई, सलमान आबिद साहब, उनको निशान मिल गया इंतखाबी, बाकी पार्टियों को भी मिल गया। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा कि वो बैलेट पेपर पे होगा निशान, उन्होंने कहा हाँ जी होगा। यार वो अनाउंस ही नहीं कर रहे अभी तक। मतलब कमाल हुई बड़ी है कि बल्ले का निशान, और भाई बता दें कि तहरीक इंसाफ को क्या मसला क्या है, क्यों नहीं अभी तक? एक वजाहत तो उन्होंने ज़बानी पर की है कि जी वो उनका बल्ले का निशान भी होगा, लेकिन वही फॉर्मली देर क्यों? किस चीज़ की मसला क्या है? सर मसला ये है कि अभी तक चीजें तय नहीं हो रही PTI के बारे में। यानी कल तक कोर्ट्स में, कराची में, सर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, अदालती फैसलों के बावजूद PTI को रैली करने की इजाजत नहीं है। पिशावर में हुआ, कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, अदालती फैसला था कि ये इनका हक है जी, इनको करने दें, नहीं करने दिया उन्होंने। और ये कहा बाकायदा कि जी हमें पीछे से इजाजत नहीं है, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। अब आप मुझे बताइए, आप तमाम सियासी जमातों को जलसा जुलूस करने की इजाजत दे रहे हैं ना। अब एक जमात के लिए आपने, अच्छा अब आपने कहा जी 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं आपने तो पकड़े हुए ना सर। अब बाकी लोग जो बाहर हैं उनको तो पार्टी के तौर पे काम करने देना सर, उनका क्या कसूर है? अगर आपने उनको करने नहीं देना तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इस इलेक्शन की साख को किस तरह से मेंटेन करेंगे? किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये इलेक्शन फेयर हो रहा है? और फिर रिएक्शन जो आएगा और जो आ रहा है इस वक्त, देखिए ये इंतखाबात जो है, मैं माजरत चाहता हूँ, इंतखाबात से पहले मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं। अगर हमने अभी भी अपने हाथ उसका काबू ना किया और चीज़ों को सही तरीके से डील ना किया तो ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, और पहले भी मुतनाज़ा होते रहे। फिर लोग कहते हैं, तो मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा माजी के तजुर्बे से सीख लें और सीख कर आप आगे बढ़ने की बात करें। ये जो बात वजाहत ने भी की है, ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई लोगों को फैसला करने दें कि लोग किसको लाना चाहते हैं, किस जमात को पसंद करते हैं, उसके मुताबिक सिस्टम को चलाएं। 3-4 दफ़ा ये सिस्टम चलेगा, आगे चलेंगी बातें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होता क्या है, हम आवाम को फैसला करने की फैसले की इख्तियार तो देते नहीं है, तो जो लोग फैसला कर रहे होते हैं वो एक ही वक्त में एक बंदे के हक में खड़े हो जाते हैं। पिछले देखिए तो वो उनकी मुखालफत में खड़े हुए थे। तो ये जो खेल हम खेल रहे हैं, इससे भी तो बाहर निकाल लेना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के सर्कस को। अब इसको तोड़ने की जरूरत है सर। अगर आपने आगे बढ़ना है तो वे फॉरवर्ड एक ही तरीका है सर। वो आप कह रहे थे जमहूरियत को बहाल करना है, उसको बचाना है, वो बिल्कुल ठीक बात है। वजाहत साहब एक ही जो समझ आता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी उन्हीं का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो पता नहीं समझ नहीं आ रही, मतलब वेट किस चीज का कर रहे हैं? सियासी गुफ्तों का भी है, इंटेलिजेंसिया का भी है, सिर्फ उनका बाकी नहीं है, सिर्फ उनका अभी जो बच गया ना एंड पे, जहाँ पे जिसपे अब आखिरी तकिया है वो सुप्रीम कोर्ट ही है सर। मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी, इस डायरेक्शन में न जाए। हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को दस्तूर में तस्लीम कर चुके हैं।
और ये एक पार्लियामानी राइट्स के हवाले से बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं कीजिए, फिर वो ले दे के बाद वहीं पे आ जाएगी बाबू कि हम किसी एक फर्ज से तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे होंगे। 25 करोड़ पूरी लोगों कोर्ट है सर, फर्क तो नहीं सर। कोर्ट का सिर्फ कोर्ट के अपने अख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, उसमें पार्लियामेंट है, सियासी जमात वजह सब बिल्कुल है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँ, मिल के डेमोक्रेटिक पैराडाइम बनता है। बिल्कुल ठीक है। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत उनको असिस्ट करेगी। मैं ब्रिगेडियर साहब एक छोटी सी बात करने लगूँ कि हमारे दस्तूर पाकिस्तान का एक आर्टिकल 10 भी है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, एक आर्टिकल 16 भी है फ्रीडम ऑफ असेंबली के हवाले से, एक आर्टिकल 17 भी है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से, एक आर्टिकल 19 भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। ये अगर इस वक्त मतलब फारिग हुए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट बाजवा साहब, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। बाजवा साहब, मैं ह्यूमन राइट्स लॉ का तालिब इल्म हूँ सर, मुझे बाकायदा तौर पे, तो मैं ये अर्ज़ किए दूँ कि ये जितने आपने आर्टिकल्स का हवाला दिया उसमें हमने जो प्रोविजन्स लगाए हुए हैं इफ़ेक्टिवली हमने वो गारंटीज नहीं दे रखी, ना आर्टिकल 19 में, ना 16 में, ना 17 में। उसमें ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई आखिरी लाइन के अंदर डेफिनेशन हाँ, नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता ये है बाजवा साहब, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता ये है कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, इनमें से कोई एक जमात दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जाके कहेगी कि जनाब ये जो आपने हमें कहा था कि इलेक्शन शफाफ होंगे, ये है शफाफियत इलेक्शन की जो इस वक्त हो रही है। अब आप इसमें कोई रोल प्ले करें। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि होना ही वहां से है। अब बाकी मैं तो कह रहा हूँ जाएगा, मुझे पता नहीं वहां से होना ही नहीं होना, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मामला जाएगा दोबारा खुद ही कर दें, हो सकता है वो खुद ही शो मोटो ले लें। लेकिन मेरी बात सुने, अब सदर मुमलिकत ने निगरान वजीर आजम को खत लिखा। निगरान वजीर इत्तलात की लैंग्वेज देखें, निगरान वजीर आजम या निगरान हुकूमत का रवैया देखें, और खुद इलेक्शन कमीशन का रवैया देखें। ये खुद इनवाइट कर रहे हैं कि मामला लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम आपके साथ नहीं खड़े। अच्छा, वो जो बेसिक राइट्स हैं उनको, और बेसिक जो पॉलिटिकल पार्टीज के या पॉलिटिकल वर्कर्स के जो राइट्स हैं और इंश्योर करना है कि शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे, उसको इंश्योर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर। वो कह रहा है कि आला ओहदेदार की तरफ से इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब प्लीज फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से थोड़ा उस लिहाज से मायूस हूँ कि जनाब आपका जो मेन मकसद, मेन काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ये इस पहली मरतबा हो कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में देखा कि वो एक कन्फ्रंटेशन के या महाजराई के विद द पॉलिटिकल पार्टी, उनमें वो ज्यादा उनका टाइम जो है उसमें जा रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक तो बात एक ये, और दूसरा ये है कि वो तो कहा जाता था, हमने हमेशा सुना है कि कानून यही है कि जब गवर्नमेंट कहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 90 डेज या जो भी एक टाइम पीरियड होता है, दे शुड बी रेडी टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑल ओवर पाकिस्तान। तो यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा मैं देखूं ड्रैगिंग हुई है, डिले मामला किए गए हैं, प्रेसिडेंट साहब को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, कोर्ट को। लेकिन द सिस्टम शुड वर्क, द सिस्टम शुड वर्क इररिस्पेक्टिव कि कौन किधर बैठा हुआ है, और सिस्टम अगर अपना काम करेगा। और अगर अब ये मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल इंशाल्लाह जैसे आएगा तो खुद ब खुद एक लेवल प्लेइंग फील्ड शुड, तो बहुत अच्छी बात है सर। इट इज नॉट वर्किंग। खैर प्रोग्राम का मैं माजरत के साथ टाइम्स आप सर, वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच दिया सर, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया वक्त दिया। नज़र तो यही आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू शुड इंटरवीन। ये कम अज़ कम जो इलेक्शंस की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स जहाँ जहाँ पे उनकी कोई वायलेशन है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ही को आना पड़ेगा, या ख़ुद वो नोटिस लें, उसका सो मोटो हो जाए, या कोई पार्टी वहाँ पे चली जाए, लेकिन मामला वहीं से हल होगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।